Hello, my lovely students. A very warm welcome to your very own channel CUET वाला and on the सफल 2.0 बैच जहां हम CUET 2024 को टारगेट कर रहे हैं. टुगेदर वी आर स्टडिंग लीगल स्टडीज. तो लीगल स्टडीज में हमने लास्ट क्लास में क्या कवर किया, जल्दी से वो उसका रिकैप देख लेते हैं. तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आपका एविडेंस लॉ. तो एविडेंस लॉ में हमने ब्रॉडली क्या क्या चीजें डिस्कस की थी, एविडेंस और प्रूफ, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है. उसमें हमने पढ़ा था एविडेंस लीड्स टू प्रूफ, क्योंकि कई लोग इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, जैसे कि एविडेंस और प्रूफ एक ही चीज है, बट ऐसा नहीं है. हमेशा किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए हम एविडेंस देते हैं, इसलिए हम कहते हैं एविडेंस लीड्स टू प्रूफ. इसलिए ये दोनों चीजें एक नहीं है, ये दोनों चीजें और टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट है. उसके बाद हमने बात की थी टाइप्स ऑफ एविडेंस. टाइप्स ऑफ एविडेंस में भी हमने अलग अलग तरह के टाइप्स की बात की, जिसमें हमने ओरल एविडेंस की बात की, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात की, प्राइमरी एविडेंस के बारे में भी हमने जाना और सेकेंडरी एविडेंस के बारे में जाना. और जो बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ एविडेंस था, जिसके बारे में बहुत बच्चों ने फर्स्ट टाइम सुना होगा, दैट वाज योर हियरसे एविडेंस. हियरसे एविडेंस के बारे में मैंने आपको क्या समझाया कि हम जब किसी की सुनी सुनाई बात, वो कहते हैं ना किसी की सुनी हुई बात पे विश्वास नहीं करते, जो हम आप खुद देखते हो, अपने कानों से सुनते हो, सिर्फ उसी बात पे विश्वास करना चाहिए. तो कोर्ट भी यही रूल फॉलो करता है. कोर्ट ये कहता है, या हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो ये कहता है कि हम उसी व्यक्ति की गवाही को, उसी विटनेस के एविडेंस को वैल्यू देंगे जिसने ऑफेंस कमिट होते हुए या तो खुद देखा है या उसने कुछ उससे रिलेटेड चीजें खुद सुनी है. हम किसी की सुनाई हुई की, यानी किसी थर्ड पर्सन को कोई अगर आप बात कम्युनिकेट कर रहे हो तो उसकी जो वैलिडिटी है वो बहुत ही कम मानी जाती है इन द आइज ऑफ लॉ. उसके बाद फिर हमने बात की थी कन्फेशन और एडमिशन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी देके समझाया था. एडमिशन होता है, मान लीजिए कोर्ट ने आपसे पूछा कि क्या उस दिन आप वहां पर प्रेजेंट थे. आप कहोगे जी सर मैं उस दिन वहां प्रेजेंट था. आपने ये क्या किया है, चीज को एडमिट किया है. आपने कहा जी हाँ मैं वहां प्रेजेंट था. कन्फेशन क्या है? अब कन्फेशन में भी आप चीज एडमिट करते हो, बट क्या एडमिट करते हो? इट इज एडमिशन ऑफ योर गिल्ट. गिल्ट मतलब हाँ जी मैंने ये ऑफेंस कमिट किया है, मैंने ये थेफ्ट कमिट किया है, मैंने ये रॉबरी कमिट की है, या मैंने ये रेप कमिट किया है, या मैंने ये मर्डर कमिट किया है. ये क्या है? आपकी स्टेटमेंट कन्फेशंस है. कन्फेशन वो स्टेटमेंट होती है जहां पर आप अपना गुनाह कबूल करते हो, या जहां पर आप अपना गिल्ट को कन्फेस कर लेते हो और मान लेते हो कि जी मैंने ही ये ऑफेंस कमिट किया है. अब इससे रिलेटेड भी हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, इंटरेस्टिंग चीजें. वो क्या थी? सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि क्या पुलिस को दी हुई कन्फेशन एक वैलिड कन्फेशन होगी, क्योंकि जनरली हम ये देखते हैं कि पुलिस अरेस्ट करके लेके जाती है, पुलिस ही जो एक्यूज है उसको कस्टडी में रखती है. तो क्या पुलिस को दी हुई कन्फेशन एक वैलिड कन्फेशन है? नहीं. सेक्शन 25 ऑफ आर इंडियन एविडेंस एक्ट वो ये कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी पुलिस अथॉरिटीज को या पुलिस ऑफिसर को कोई भी कन्फेशन देता है जहां वो अपनी गिल्ट को कन्फेस करता है, तो वो कन्फेशन इट विल हैव नो वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ. एंड सिमिलरली सेक्शन 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ऑल्सो सेज दैट कि जब भी आपने किसी पुलिस की कस्टडी में कोई कन्फेशन दी है तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी एंड इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन दी कोर्ट. तो उसके बाद हमने डिस्कस किया था व्हाट एविडेंस कैन बी एडमिटेड, कि क्या कोर्ट में जो भी आप दो पार्टीज होती है कोर्ट में, जैसे मैंने आपको बताया था, एक होता है प्रोसिक्यूशन जो एलिगेशन लगाता है, और दूसरा पार्टी कौन होती है? एक्यूज्ड, यानी कि जिस पर एलिगेशन लगाई जाती है. अब जो पार्टी एलिगेशन लगा रही है वो क्या एविडेंस, वो भी कुछ एविडेंस प्रेजेंट करेगी कि जी इसने ऑफेंस कमिट किया है, और जो एक्यूज्ड है वो अपने आप को बचाने के लिए वो भी कुछ एविडेंस प्रेजेंट करेगा कि मैंने ये ऑफेंस नहीं किया. तो कौन कौन से एविडेंस हम कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं, कौन कौन से एविडेंस कोर्ट एक्सेप्ट करेगा? अब इन चीजों का कहां पर बताया गया है? ये सारी चीजें डिटेल में हमें इंडियन एविडेंस एक्ट में बताई गई है. तो उसमें भी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, अगर कोई भी कम्युनिकेशन ऐसी कम्युनिकेशन है जो हमारी कंट्री के सिक्योरिटी मैटर्स से रिलेटेड है, उसको आप कोर्ट में एविडेंस एज ए एविडेंस प्रेजेंट नहीं कर सकते. लाइकवाइज जब भी किसी हस्बैंड एंड वाइफ के बीच की कोई कम्युनिकेशन है, उनको हम प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन कहते हैं, उनको भी आप कोर्ट में एज एविडेंस प्रेजेंट नहीं कर सकते हो.
फिर उसके अलावा हमने एक और क्या चीज पढ़ी थी, अटर्नी क्लाइंट रिलेशनशिप, कि जो जैसे कि एक वकील है और उसका जो क्लाइंट है, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो भी प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन में आता है। यानी कि अगर आप मान लीजिए किसी वकील से सलाह लेने जाते हैं कि जी मेरे पे यही एलिगेशन लगी है, और उस सलाह लेने के दौरान या जब वो आपका अटर्नी बन जाता है, आपका वकील बन जाता है, आप उसको कुछ भी चीज बताते हो कि हाँ मैं उस दिन यहाँ प्रेजेंट था, मेरी ये इन्वॉल्वमेंट है क्राइम में, तो वो उन दोनों के बीच की प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है, उसको कोर्ट में डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एविडेंस लॉ को पूरा डिटेल में अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अब इसके बाद आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज योर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पहले हम ब्रॉडली देख लेते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ग्रोथ एंड स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, फिर कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के, जैसे कि रूल ऑफ लॉ हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर्स हो गया, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हो गया, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हो गया, ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया, अदर प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का बेसिक पिलर्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। और लास्टली, जैसे जो हमारे क्लास में करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे और फिर उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस बिगिन विद योर कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो चलो पहले हम ग्रोथ और स्कोप की बात करें तो पहली चीज क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एम्स टू कीप अ चेक ऑन द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। चलो इसको छोड़ दो एक बार, सिंपल लॉ में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है क्या। जैसे कि मैंने आपको जुडिशरी, जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी के बारे में जाना था तो हमने क्या पढ़ा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या प्रोवाइड करता है, हमारे 3 ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के। कौन कौन से ऑर्गन्स थे वो, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, और तीनों के अलग अलग फंक्शंस थे। लेजिस्लेचर का क्या काम था, कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव का क्या काम था, उन कानूनों को इंप्लीमेंट करना, यानी कि लोगों के बेनिफिट के लिए जो भी कानून लेजिस्लेचर ने बनाए हैं उनको एक्चुअल प्रैक्टिस में लाना, उनको इंप्लीमेंट करना, ये देखना कि उनकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो रही है या नहीं हो रही है, वो किसका काम है, एग्जीक्यूटिव का। यानी कि एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन, ये देखना कि सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी रहे, लॉज जो है हमारे कानून जो है उनका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो। तो ये फंक्शन किसका है, एग्जीक्यूटिव का। और लास्टली जुडिशरी का क्या हमने पढ़ा था, जुडिशरी का ये काम है कि जब भी लेजिस्लेचर हो या एग्जीक्यूटिव हो, जब भी वो अपनी पावर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, उन पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अगर किसी भी व्यक्ति का राइट वायलेट होता है तो वो व्यक्ति कहां जा सकता है रिड्रेसल के लिए, वो अपनी प्रॉब्लम्स का या राइट्स के वायलेशन का सोल्यूशन लेने के लिए कोर्ट को अप्रोच यानी कि जुडिशरी को अप्रोच कर सकता है। ठीक है, सो आई होप एडमिनिस्ट्रेशन क्या है ये समझ में आया। जैसे कि और अच्छे से अगर हम इसको समझें तो जो हमारे पुलिस अथॉरिटीज हैं या हमारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, ये क्या है, हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इंडियन पुलिस सर्विस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, ये सब क्या है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है। यानी कि ये क्या काम कर रहे हैं कि जो भी कानून बनाए जा रहे हैं हमारे देश में, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको प्रॉपर इंप्लीमेंट कराना, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन कराना, ये काम है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या करता है, बेसिकली इट इज अ चेक, इट कीप्स अ चेक ऑन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो पहली लाइन क्या कह रही है, इट एम्स टू कीप अ चेक ऑन द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा एग्जीक्यूटिव है वो भी क्या है, वो भी गवर्नमेंट का हिस्सा है ना। तो वो, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी जो काम कर रही है वो किसके बिहाफ पे कर रही है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कीप्स अ चेक ऑन द एक्शंस ऑफ दीज पर्संस हु आर अ पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। सॉरी, वो चेक कैसे होगा कि इन जो मान लीजिए कोई पुलिस अथॉरिटीज हैं या हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको कुछ पावर दी गई होंगी कि हाँ अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हो, ठीक है, उसको जेल में बंद कर सकते हो, या कब कौन सी सिचुएशन में कैसे एक्शंस लेने हैं, तो वो किन चीजों से गवर्न होंगे, क्या प्रिंसिपल्स होंगे, वो आज की क्लास में हम अच्छे से समझेंगे। उसके बाद दूसरी चीज है डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ।
अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में क्या फर्क है? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमने क्या कहा था, इट इज द ग्रैंड नॉर्म और इट इज द मदर ऑफ ऑल लॉज। जितने भी हमारी कंट्रीज में लॉज हैं वो सभी अपनी स्पिरिट कहां से ड्रॉ करते हैं, दे ड्रॉ देयर स्पिरिट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो एक बड़ा डॉक्यूमेंट है या एक बड़ा प्रिंसिपल लेइंग डाउन डॉक्यूमेंट है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जो कि सिर्फ किस चीज से रिलेट करता है, जो कि हमारी कंट्री में जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं उनके क्या प्रिंसिपल्स उनको फॉलो करने हैं उससे रिलेट करता है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत ही ब्रॉड है, उसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं, हमारी जुडिशरी के बारे में भी बात की गई है, हमारे लेजिस्लेचर के बारे में भी बात की गई है। बट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उसका हम कह सकते हैं एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड योर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। उसके बाद अगर हम बात करें लेज़े फेयर पॉलिसी, लेज़े फेयर पॉलिसी क्या कहती थी? लेज़े फेयर पॉलिसी कहती थी कि गवर्नमेंट की कम से कम इंटरफेरेंस होनी चाहिए इन द वर्किंग ऑफ द पीपल, यानी कि लीस्ट या मिनिमम इंटरफेरेंस कि जितनी भी हमारी कंट्री में बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज हैं या कोई और भी ट्रेड एस्पेक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उसमें जो हमारी सरकार है उसकी कम से कम इंटरफेरेंस हो, यानी कि लोगों को ज्यादा फ्रीडम दी जाए कि उन्हें कैसे बिजनेस करना है, उन्हें कैसे पॉलिसीज बनानी है, उन्हें कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं। तो ये हमारी क्या थी, लेज़े फेयर पॉलिसी, जिसका सिंपल मतलब था मिनिमम और लीस्ट इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट। फिर उसके बाद है पैटर्नलिज्म और मैटर्नलिज्म। पैटर्नलिज्म और मैटर्नलिज्म, हम इनको किससे, पैटर्नल हम किस चीज को कहते हैं, यूजुअली जो हमारे फादर रिलेटेड क्वालिटीज होती हैं, यानी कि पैटर्नलिज्म। अब पैटर्नलिज्म का क्या मतलब है, दैट आवर गवर्नमेंट इज सपोज टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ द गवर्नमेंट। तो पैटर्नलिज्म क्या है, इसको हम प्रोटेक्टर की तरह देखते हैं। कौन है प्रोटेक्टर यहां पर, हमारी गवर्नमेंट, कि ये हमारी सरकार की जिम्मेवारी है, ये हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर द प्रिंसिपल ऑफ पैटर्नलिज्म कि वो हमारी कंट्री में जितने भी लोग हैं उनके हितों का ध्यान रखेंगे, उनके बेनिफिट के लिए काम करेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे कि जिससे उनके राइट्स का वायलेशन हो, ठीक है। अब मैटर्नलिज्म क्या है, ये तो हो गया प्रोटेक्टर कि हमारी जो गवर्नमेंट है इट विल एक्ट एज अ प्रोटेक्टर, वो हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी। लाइकवाइज मैटर्नलिज्म है, मैटर्नलिज्म यू कैन रिलेट टू मदर लाइक क्वालिटीज। क्या है वो, टू केयर, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, फादर इज द वन हु प्रोटेक्ट्स द फैमिली, मदर इज समवन हु टेक्स केयर ऑफ ईच एंड एवरीवन। सो दैट वे जो हमारी गवर्नमेंट है उसको दो रोल्स फुलफिल करने हैं, एक पैटर्नलिज्म के अंडर प्रोटेक्टर का और मैटर्नलिज्म के अंदर टू टेक केयर ऑफ द सिटीजंस ऑफ द कंट्री। तो जो हमारी गवर्नमेंट है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई उस पर। क्या क्या है कि उसका ही काम है कि लोगों को प्रोटेक्ट करना कि उनके राइट्स वायलेट ना हो, और ये भी देखना कि उनके जो बेनिफिट्स हैं, उनके जो इंटरेस्ट्स हैं, या टू टेक केयर ऑफ देयर इंटरेस्ट, कि उनको हर चीज में अच्छी क्वालिटी ऑफ थिंग्स प्रोवाइड की जाए, अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड की जाए। कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज हमारी गवर्नमेंट के अंडर या हमारी कंट्री में ना हो जिससे कि लोगों को किसी भी तरीके का नुकसान हो, यानी कि द वेलफेयर, इसको हम कह सकते हैं वेलफेयर ऑफ पीपल इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। तो सबसे जरूरी चीज यहां पर क्या कह सकते हैं हम, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में किस प्रिंसिपल पे काम करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, दैट वेलफेयर ऑफ द पीपल इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारी कंट्री में, हम ये कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अकॉर्डिंग दैट इट इज द वेलफेयर ऑफ द पीपल विच इज ऑफ अटमोस्ट और पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो आई होप यहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है क्या, उसका फंक्शन क्या है, उसका पर्पस क्या है,
ये सबको समझ में आ गया होगा। तो आज के दिन अगर हम बात करें तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, क्योंकि इट इज सपोज टू प्रोटेक्ट देम एंड इट इज सपोज टू केयर फॉर देम। ठीक है, चलो इसके बाद हम आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस किस तरह के एक्शंस को परफॉर्म करती है। तो पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव एक्शंस। तो लेजिस्लेटिव से अगर हम बात करें तो लेजिस्लेटिव है यानी कि लॉ मेकिंग। हम कहते हैं ना कई बार डीसी ने ये ऑर्डर पास किया है या हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर पास किया है, तो ये क्या है, ये लेजिस्लेटिव एक्शंस। जैसे कि अगर आप लोगों को याद हो, जब कोविड का टाइम चल रहा था, जब कोरोना का टाइम चल रहा था, तो क्या किया था हमारी सरकार ने कि कोई भी व्यक्ति जो सैनिटाइजर हैं, मास्क हैं, ठीक है, या कुछ सर्टेन मेडिसिन हैं, जैसे कौन सी पैरासीटामोल थी या डोलोमाइट थी, डोलो और पैरासीटामोल का या सैनिटाइजर्स का या जो आपके मास्क हैं, इनका कोई भी होर्डिंग नहीं करेगा, यानी कि इनको कोई भी इकट्ठा नहीं करेगा। तो ये क्या था, एक तरीके का लॉ था ना, एक तरीके का आपने रूल या रेगुलेशन ले डाउन कर दिया कि जो भी व्यक्ति होर्डिंग करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। होर्डिंग क्या होता है बच्चों, होर्डिंग का मतलब जब कोई चीज आप इकट्ठा कर लेते हो, मान लो कि आज के दिन हमारी पर्टिकुलर सिटी में या कंट्री में किसी एक पर्टिकुलर चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है और जो कुछ लोग उसको इकट्ठा कर लेते हैं, उसकी होर्डिंग कर लेते हैं ताकि वो उनको ज्यादा प्राइसेस पे बेचें, तो उससे क्या है, उससे लोगों को नुकसान होगा ना। तो इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए फिर हम होर्डिंग को स्टॉप करते हैं। तो इसीलिए कोविड के टाइम अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने या जो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ऐसे लेजिस्लेटिव एक्शंस लिए थे। तो ये लेजिस्लेटिव एक्शंस का भी पर्पस क्या है, वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों के हित के लिए उन्होंने ऐसे फैसले लिए थे। तो अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का आपको हमेशा एक प्रिंसिपल याद रखना है, एक पिलर याद रखना है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का प्राइमरी फंक्शन है वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो ये जो लेजिस्लेटिव एक्शन है ये भी वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए ही किया जाता है। तो अब इसके बाद, वैसे तो हमने पढ़ा था ना कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, पर यहां पर जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी भी लेजिस्लेचर का काम कर रही है। कैसे, वो छोटे मोटे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है। और किस लिए बना रही है वो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो वहां पर रहने वाले लोग हैं उनके हित के लिए या उनके वेलफेयर के लिए या उनके बेनिफिट के लिए। और किस तरह के एक्शंस कर सकती है वो परफॉर्म, क्वासी जुडिशियल एक्शंस। अब जुडिशियल क्या एक्शंस होते हैं, जुडिशरी का क्या काम था, to keep a check that there is no violation of anyone's right। और जुडिशरी का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है, to award punishments। तो यहां पर हम उसको उससे ही इक्वेट कर रहे हैं और आई विल राइट इट हियर, क्वासी जुडिशियल एक्शंस हैं to award punishments। अब ये पनिशमेंट कैसे हो सकती है, ये पनिशमेंट ऐसी हो सकती है, मान लो आप किसी मेले में गए, ठीक है, या आप किसी पार्क में गए, वहां पे कोई एग्जीबिशन लगी है, वहां पर जिन अथॉरिटीज ने वो इवेंट ऑर्गेनाइज कराया है वो वहां पर एक बोर्ड पे लिख देते हैं कि यू आर नॉट अलाउड टू प्लक फ्लावर्स फ्रॉम हेयर। कि आप किसी मान लें रोजेस की एग्जीबिशन में गए, वहां पे अलग अलग तरह के रोजेस लगाए गए हैं, बट वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पे वो लगा देते हैं लिख के कि यहाँ से फूल तोड़ना मना है, और जो भी कोई व्यक्ति फूल तोड़ता हुआ पाया गया उस पर 500 रुपए का फाइन लगाया जाएगा। तो ये फाइन लगाना, जनरली फाइन कौन लगाता है, पनिशमेंट कौन देता है, हमारे कोर्ट्स देते हैं। बट कुछ सिचुएशंस में, अब ये किस लिए फाइन लगाया जा रहा है, ताकि वहां पर पब्लिक सिचुएशन या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो, या जिस पर्पस के लिए वो प्रदर्शनी या एग्जीबिशन लगाई गई है उसका पर्पस अच्छे से फुलफिल हो पाए। तो यहाँ पर जो क्वासी जुडिशियल एक्शन है वो एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ हिस्से में, कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस में उनको ऐसी पावर्स भी दी गई हैं कि वो लोगों पर फाइन इंपोज कर सकते हैं, यानी कि जुडिशरी की तरह भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर की तरह भी कुछ सिचुएशंस में काम कर रहा है और कुछ सिचुएशन में वो जुडिशरी की तरह भी काम कर रहा है। बट यहां पर भी उनका मेन मोटिव क्या है, मेन मोटिव आपको हमेशा याद रखना है, एडमिनिस्ट्रेशन का, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का क्या है, वेलफेयर। किसका, वेलफेयर ऑफ द पीपल। आम जनता का, आम लोगों का वेलफेयर हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट वो रहेगा हमेशा फोकस। सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस,
सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस क्या है? कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराना, ये इंश्योर करना कि जहां पर भी जिस जगह की कोई पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन है, किसी सरकार, किसी पर्टिकुलर स्टेट की है, किसी सिटी की है, ये इंश्योर करना कि वहां पर कभी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अराइज ना हो, कि वहां पर कभी दंगे ना हो, वहां पर कभी भी लड़ाई ना हो, वहां पे मान लो कि जो ट्रैफिक है उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए कि जाम ना लगे। तो ये क्या है? ये सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं। ये भी कौन करता है? हमारी एडमिनिस्ट्रेशन करती है। ठीक है, तो सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस का एग्जांपल है जैसे कि टू कंट्रोल ट्रैफिक, ठीक है, टू अवॉइड जैम्स और टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। जैसे हमारी पुलिस अथॉरिटीज का काम है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करना, कि क्राइम्स ना बढ़े हमारे देश में या किसी एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में। ठीक है, तो ये सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सीधा पेपर में पूछ लिया जाता है। मिनिस्टीरियल एक्शन, मिनिस्टीरियल एक्शन मतलब गोइंग बाय द बुक। अब जितने भी हमारे ये अथॉरिटीज हैं जो इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को परफॉर्म करती है, चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे वो कोई और इवेंट ऑर्गेनाइज कराने वाले एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, उनको कुछ पावर्स दी गई है। जैसे पुलिस वाले को पावर दी गई है कि उसके सामने कोई भी व्यक्ति अगर ऑफेंस कमिट कर रहा है, ठीक है, या किसी को मारपीट कर रहा है, किसी कोई दंगों में उलझ रहा है, तो ये पुलिस वाले को पावर दी गई है कि वो उसे अरेस्ट कर सकता है। अब ये पावर उसको सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर दी गई है, तो एक बुक के अंडर उसको पावर दी गई है ना। उसी बुक में ये भी कहा गया है कि जब आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले आते हो तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको नियरेस्ट कोर्ट में, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट में उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। अब अगर वो उस व्यक्ति को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन तो ले आया बट उसे मजिस्ट्रेट के पास नहीं लेके गया, तो क्या है ये? इट इज वायलेशन ऑफ द रूल बुक, कि जो रूल बुक के अंदर उसकी पावर दी गई है उसने उनको फॉलो नहीं किया, सो इट विल बी वायलेशन ऑफ दोस। तो मिनिस्टीरियल एक्शन क्या कहता है? मिनिस्टीरियल एक्शन मतलब स्ट्रिक्टली गोइंग बाय द रूल बुक, कि हर व्यक्ति की जो पावर्स डिफाइन की गई हैं, किसी रूल बुक में डिफाइन की गई हैं, उसको सिर्फ उन्हीं के अंदर रहकर ही, उन्हीं के अंदर सीमित रहकर ही अपनी ड्यूटीज, एक्शंस को परफॉर्म करना है। उसके बियॉन्ड जाके अगर वो कुछ भी करेगा तो उसकी व्यक्ति के अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का हिस्सा हैं। इसमें मिनिस्टीरियल एक्शन आपको जरूर याद रखना पड़ेगा। और ये भी क्वासी जुडिशियल में क्या है कि वो जुडिशरी की तरह एक्शन कर रहे हैं और किसी पे फाइन लगा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव एक्शन क्या है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं, लोगों के बेनिफिट के लिए बना रहे हैं। सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जैसे पुलिस वाले लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करते हैं। सो आई होप एवरीवन इज क्लियर टिल हियर। यहां तक सबको सब कुछ समझ में आ गया है। कोई भी डाउट हो यहां तक कमेंट सेक्शन में पूछ लेना बच्चों। डोंट हेजिटेट इन आस्किंग एनी क्वेश्चंस, आई विल बी आंसरिंग टू योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। चलो जी, तो इसके बाद आगे चलते हैं रूल ऑफ लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, चाहे सीयूईटी की बात कर लो या आपके एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से बात कर लो। तो रूल ऑफ लॉ, ये स्टेटमेंट पढ़ के ही क्या समझ में आता है? ये कहता है कि रूल ऑफ लॉ, कि हम क्या कहते हैं, अभी रूलर कौन है कहीं किसी जगह का? जो वहां पर जिसका राज हो। तो यहां पे हम कह रहे हैं रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून के अंतर्गत होंगी सारी चीजें। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, चाहे वो हमारे देश के डॉक्टर्स हैं, चाहे पुलिसमैन हैं, चाहे लॉयर्स हैं, चाहे एक नॉर्मल कोई भी व्यापारी भी है, या कोई रोड पे कोई ट्रेड एक्टिविटीज करता हुआ आदमी भी है। तो हमारे देश में चाहे कोई रिच है या कोई पुअर है, एवरीवन इज कंसीडर्ड टू बी बिलो द लॉ। लॉ से ऊपर कोई नहीं है, यानी कि कानून की नजरों में सब लोग एक समान हैं। अब जैसे मैं आप लोगों को कहूं, आप लोग अगर मूवीज में देखते हो, पुरानी मूवीज में या अपनी लॉ की टेक्स्ट बुक्स में देखते हो, तो जहां पर जो जज बैठता है उसके सामने एक लेडी फिगर होती है और उसकी आईज कवर्ड होती है। उसकी आईज कवर्ड क्यों होती है? उसकी आईज इसलिए कवर्ड होती हैं टू एंश्योर दैट जस्टिस इज गिवन टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिफरेंसेस, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी तरीके की।
ना किसी की कास्ट के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन हो, ना कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो, ना इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो कि कौन रिच है और कौन पुअर है, बिकॉज द जस्टिस शुड बी इक्वल, जस्टिस शुड बी गिवन इक्वली टू एवरीवन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो यही कहता है हमारा रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब एवरीवन इज कंसीडर्ड इक्वल बिफोर द लॉ और इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया किसने था? This concept was given by A.V. Dicey. A.V. Dicey ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। ये ब्रिटिशर थे, इन्होंने ये रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट दिया था और इन्होंने इसमें क्या ले डाउन किया था? क्या ले डाउन किया? दैट एवरी वन इज इक्वल in the eyes of law or equal justice should prevail। यानी कि कोई भेदभाव या कोई किसी भी तरीके की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो ये बेसिक इथॉस है हमारे रूल ऑफ लॉ का, कि रूल बाय द लॉ, रूल अंडर द लॉ। कुछ भी, कोई भी अथॉरिटी है, कोई भी इंडिविजुअल है, वो लॉ से ऊपर नहीं है, ठीक है। तो चाहे उसको पनिशमेंट देनी हो, चाहे उसके अगेंस्ट कोई और एक्शन लेना हो, एवरीवन विल बी डीम्ड इक्वल। यानी कि कोई क्रिमिनल है तो वो क्रिमिनल है इररिगार्डलेस ऑफ कि उसके पास कितना पैसा है, वो कौन सी जाति से बिलोंग करता है, या उसका कलर कैसा है, या उसका रिलीजन क्या है, इट डज नॉट मैटर। रूल ऑफ लॉ मतलब एवरीवन इज इक्वल, कोई भी भेदभाव नहीं होगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा whenever it is supposed to deliver justice, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये आपको जरूर याद रखना है, रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट दिया किसने था। ये आपका सीयूईटी में पेपर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इसको भूलना मत, इसको स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, सेपरेशन ऑफ पावर्स। इसका कुछ हिस्सा मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी में समझा दिया था, बट अगेन मैं दोबारा बताती हूँ आपको। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे गवर्नमेंट है कि 3 ऑर्गन्स हैं। आज भी इनिशियली क्लास में मैंने आपको बताया एग्जीक्यूटिव, सॉरी क्या क्या 3 ऑर्गन्स है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये 3 ऑर्गन्स हैं और इनके तीनों के फंक्शंस भी अलग हैं। क्या क्या फंक्शंस हैं? लेजिस्लेचर का टू मेक लॉज, एग्जीक्यूटिव का टू इंप्लीमेंट लॉज, कि जो भी हमारे लेजिस्लेचर ने लॉज बनाए हैं उनको इंप्लीमेंट करना। जुडिशरी का या तो पनिश करना कि अगर कोई भी इन लॉज को तोड़ता है, या प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ सिटीजन्स। या हम यहां पर सिटीजन्स की जगह वी कैन राइट प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ पीपल, कि लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करना। ये हमारे गवर्नमेंट के अंदर 3 ऑर्गन्स हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल कहता है कि इन तीनों की पावर्स क्योंकि अलग अलग हैं, डिफाइंड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली बताया है जुडिशरी क्या काम करेगी, लेजिस्लेचर क्या काम करेगा, एग्जीक्यूटिव क्या काम करेगा। इसके लिए हमारे को 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई हैं। वो 3 लिस्ट कौन कौन सी हैं? वो 3 लिस्ट हैं हमारी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड योर कंकरेंट लिस्ट। अब ये 3 लिस्ट क्या कहती है? 7th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है जिसमें 3 लिस्ट बताई गई हैं, कि यूनियन लिस्ट का मतलब वो लिस्ट है जिसमें कुछ चीजें बताई गई हैं जिन पे लॉ सिर्फ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, जैसे डिफेंस मैटर्स हैं, ठीक है, कुछ टैक्सेशन के मैटर्स हैं। बट अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस के रिलेटेड लॉज जो हो गए, या हमारे एग्रीकल्चरल इनकम के रिलेटेड लॉज हो गए, वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी।
कंकरेंट लिस्ट का मतलब जिसपे कुछ ऐसे मामले, कुछ ऐसे मैटर्स जिन पे यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी लॉज बना सकती है। तो इसी तरीके से लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी भी हमारे 3 अलग अलग ऑर्गन्स हैं। इनकी पावर्स अलग अलग बटी हुई हैं, कौन कैसे काम करेगा। तो जो हमारा सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल है वो सिंपली ये कहता है कि कोई भी एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन की वर्किंग में या उसके पावर्स को ओवरराइड नहीं करेगा या उसके काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। यानी कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो सिमिलरली इसके रिलेटेड जो हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन सा दिया गया है? इट इज योर आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 टॉक्स अबाउट, ये याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। ये हमारे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की सेपरेशन की बात करता है। तो ये हमें सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो प्रिंसिपल है उसकी झलक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां देखने को मिलती है? वो देखने को मिलती है हमें अंडर आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपको याद रखना है। तो आई होप अभी तक समझ में आ गया है बेसिकली आप सबको कि सेपरेशन ऑफ पावर्स होता क्या है। अब हम इसमें देखते हैं, इट इज बेस्ड ऑन 3 एस्पेक्ट, 3 चीजों पे बेस्ड है ये। क्या क्या है वो चीजें? स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल सेपरेशन। इंस्टीट्यूशनल सेपरेशन मतलब ये 3 ऑर्गन्स जो हैं, ये 3 ऑर्गन्स जो हैं वो सेपरेट इंस्टीट्यूशंस हैं। ये तीनों अलग अलग तरह के काम करेंगे और कोई भी एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। फिर दूसरी चीज है, वन ऑर्गन शुड नॉट एक्सरसाइज फंक्शंस ऑफ द अदर। वही जो मैंने आपको बताया, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव का काम नहीं करेगा, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का काम भी नहीं करेगा और लेजिस्लेचर का काम भी नहीं करेगा। सॉरी। फिर तीसरा है नॉन इंटरफेरेंस। कोई भी एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएगा, कोई भी किसी तरीके की इंटरफेरेंस नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट ब्रॉड प्रिंसिपल्स हैं। अब जैसे कि रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट दिया था डाइसी ने, वैसे ही सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल दिया मोंटेस्क्यू ने। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसको स्टार मार्क कर लो, ये याद रखना है आप सभी को। ये दिया मोंटेस्क्यू ने और कौन से आर्टिकल में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका रिफ्लेक्शन? अंडर आर्टिकल 50। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड। वेरी इजी, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हम कहते हैं ना कि ये तो जस्टिस के खिलाफ है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो है, एक लीगल मैक्सिम है, जस्ट अ सेकेंड, एक इंपॉर्टेंट मैक्सिम है हमारे पास जो कि ये कहता है ऑडी आल्त्रम पार्तम। अब ये क्या कहता है? इसका मतलब है नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। इसका मतलब हुआ, मैं भी आपको इजी लैंग्वेज में भी बताती हूं, नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। कंडेम का मतलब होता है जब आप किसी व्यक्ति के अगेंस्ट कोई डिसीजन ले रहे हो। जनरली भी क्या होता है, जब भी आप मान लो 2 दोस्तों के बीच में लड़ाई भी हो गई, आप ये कहते हो इसने मेरे अगेंस्ट ये करा, उसने मेरे अगेंस्ट ये करा। आपके पेरेंट्स जो है आपके एब्सेंस में कोई फैसला ले देते हैं बिना आपको सुने। आप क्या कहते हो, मेरी बात तो सुन लेते कम से कम। आप क्या कह रहे हो कि आपने मेरे को थप्पड़ मार दिया, आपने मेरे से ये चीज ले ली, आपने मेरे से वो चीज ले ली, आपने तो उसको कुछ कहा नहीं, आपने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। तो यही सेम प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ ऑडी आल्त्रम पार्तम। वो क्या कहता है कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति के इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई डिसीजन ले रहे हो जहां पर उसको वो एडवर्सली अफेक्ट करेगा, एडवर्सली मतलब उसके अगेंस्ट वो काम करेगा, तो उस डिसीजन को लेने से पहले आपको उस व्यक्ति को एक मौका जरूर देना चाहिए कि वो अपना साइड ऑफ द फैक्ट्स प्रेजेंट कर सके। ठीक है, सो इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में अप्लाई होते हैं। रूल ऑफ लॉ है, चाहे सेपरेशन ऑफ पावर्स है,
प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस भी है कि कोई भी, मान लो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, हमारी गवर्नमेंट किसी के अगेंस्ट कोई डिसीजन ले रही है, तो गवर्नमेंट को भी ये प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा कि उस व्यक्ति के अगेंस्ट, जिसके अगेंस्ट वो डिसीजन ले रहे हैं, उसको एक मौका जरूर दिया जाएगा कि वो अपना साइड ऑफ स्टोरी आपको बता सके। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे चलते हैं ऑडी अल्ट्रम पार्टम के बाद। ये कहता है नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन केस। नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन केस, यानी कि सिंपल आम भाषा में इसको समझे, गलती करने वाली भी मैं ही हूं और डिसाइड करने वाली भी मैं ही हूं कि मैंने गलत करा है कि नहीं करा। तो क्या ये सही है? ये नहीं, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। हमेशा जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट ऑलवेज डिसीजन मेकिंग बॉडी should be an independent body। ठीक है, तो हमेशा तभी तो एक निष्पक्ष तरीके से डिसीजन दिया जाएगा, नहीं तो बायसनेस होगी। और एक और प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में आता है कि जो व्यक्ति सिचुएशन को जज कर रहा होता है, जो व्यक्ति डिसीजन दे रहा होता है, जो व्यक्ति किसी पे फाइन इंपोज कर रहा होता है, ये इंश्योर करना कि जिसके अगेंस्ट जो दो पार्टीज को वो सुन रहा है वो उन दोनों में से किसी से रिलेटेड ना हो। क्यों? नहीं तो क्या होगा, जिससे वो रिलेटेड है ऑफ कोर्स उसको तो वो सजा ही नहीं देगा, तो क्या होगा, वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट चला जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि जो जज है या जो व्यक्ति डिसीजन मेकिंग में है उसका कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए दोनों पार्टी से। दूसरा, द पर्सन हु हिमसेल्फ इज डूइंग सम रॉन्ग, वो खुद डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। मैं ही गलत करूं, मैं ही डिसाइड करूं वो गलत है नहीं है, इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। हमेशा डिसीजन मेकिंग में वो व्यक्ति होना चाहिए जिसका उस गलती में, उस ऑफेंस में किसी तरीके का कोई पार्टिसिपेशन ना हो। और सबसे पहला, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अलग अलग जगह बताया गया है और ये हमारे सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ डिसीजन लेने से पहले एक बार उसको उसकी साइड प्रेजेंट करने का मौका जरूर दिया जाना चाहिए। आई होप प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस सबको समझ में आ गए हैं। विद दिस नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है क्या? अब मान लो कि मैं कोई एक गवर्नमेंट बॉडी है, उसका एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट है, मान लो उस डिपार्टमेंट में जितने ऑफिशियल्स हैं वो नंबर में कम है कि वो उतना बड़ा काम, उतना सारा काम संभाल सके। तो डेलीगेट करना, हम क्या कहते हैं डेलीगेट करना, कि आप अपना काम किसी और को आगे असाइन कर दो। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इस कॉन्सेप्ट को अलाउ करता है, ठीक है, टू डेलीगेट वर्क। और इसका पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस? क्यों करते हैं हम डेलीगेशन? इसका पर्पस है एफिशिएंसी इन वर्किंग। अब जैसे मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी एक काम जो लोग दो लोग मिलके 100 दिन में कर रहे हैं, उसको अगर हम 2 लोगों की जगह 10 लोगों में बांट दे तो वो काम जल्दी हो जाएगा। तो यही पर्पस है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, कि किसी एक गवर्नमेंट बॉडी में, किसी इंस्टीट्यूशन में अगर उनको लगता है कि उन पर वर्क बर्डन बहुत ज्यादा है तो वो अपना काम आगे असाइन कर सकते हैं, किसी को एलोकेट कर सकते हैं। और इसका मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, वो यही है कि कहीं पर भी अगर कोई वर्क असाइन करने से, कोई वर्क डेलीगेट करने से अगर एफिशिएंसी बढ़ती है तो ऐसा करना कंप्लीटली अलाउड है। ठीक है,
अब जैसे कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी क्या है, आप ट्रैफिक सिग्नल्स पे देखते हो कई बार इतना ज्यादा जाम लग जाता है कि पुलिस अथॉरिटीज जो भी हैं वो भी उनका नंबर कम पड़ जाता है उसको मेंटेन करने में या बैलेंस करने में। तो कई बार एनसीसी वाले जो लोग हैं वो वॉलंटरली उनको सपोर्ट करते हैं। तो इसी तरीके से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में वो लोग खुद किसी और को असाइन कर देते हैं, किसी कंपनी को असाइन कर देंगे कि तुम्हें यहाँ सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, तुम्हें यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। डेलीगेटेड मतलब किसी और को असाइन कर देना, ठीक है। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का सिंपल मीनिंग समझ में आ गया होगा सबको। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एमसीक्यूज इससे क्वेश्चंस आए थे इस बार भी। तो ये सबसे पहले तो ये फ्रेंच सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। इट इज द फ्रेंच सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या कहता है, इट गिव्स अस सम इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स। उसने हमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन दिए हैं, जिसमें एक है डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन यानी कि आप गवर्नमेंट हो, आप एडमिनिस्ट्रेशन हो, आपकी उस सिचुएशन में होने की वजह से लोगों से आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन होंगी। जैसे कि हमारी एक्सपेक्टेशन होंगी, जो हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उससे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमारी जो आसपास की सिटी है, हमारी लोकेलिटी है, उसमें साफ सफाई रखेंगे, उसमें गंदगी नहीं होगी, उसमें सीवेज जो है ट्रीटमेंट अच्छे से होगा, लोगों को पानी अच्छे से सप्लाई किया जाएगा, हमारे जो पार्क्स हैं वो वेल मेंटेन्ड होंगे। ये हमारी लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से। तो यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन ये कहता है कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि जो लोगों की लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस हैं वो उनको फुलफिल करे। अब यहाँ पे लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन यानी कि जो जायज है, लेजिटिमेट का क्या मतलब है, जो चीजें जायज एक्सपेक्टेशन है। अब आप कहो कि जो हमारा पार्क है जी उसको तो ऐसा बना दो जैसे कि वहां पे ताज का जो होटल है या जो ताजमहल जैसा वहां पे मेंटेनेंस कर रखा है, हमारे पार्क में भी ऐसा कर दो, हमारी सोसाइटी के पार्क में ऐसा कर दो, हमारे सेक्टर के पार्क में ऐसा कर दो, या सफाई ऐसी कर दो कि कोई भी कहीं पर भी कोई पशु या कोई जानवर कहीं हमें रोड पे ही ना दिखे। तो ये क्या लेजिटिमेट है, ये लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो हमेशा इट इज द ड्यूटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन कि वो लोगों की लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करे, ठीक है। उसके बाद दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी का क्या मतलब है, जैसे हमने ये पढ़ा, क्या पढ़ा था, क्वासी जुडिशियल फंक्शन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के, जिसके अंदर वो किसी व्यक्ति पे फाइन लगा सकते हैं या कोई भी अगर व्यक्ति गलत कर रहा है उसको जॉब से निकाल सकते हैं। तो यहां पर ये क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी, जितना हार्म किया है उसके प्रपोर्शन में ही यानी कि उसके मुकाबले उतना ही फाइन लगाना चाहिए, उतनी ही पेनल्टी इंपोज करनी चाहिए। सो द पेनल्टी इंपोज्ड शुड बी प्रोपोर्शनल टू द हार्म कॉस्ट, उससे ज्यादा नहीं। अब मैंने एक फूल तोड़ा और आप मुझ पे 1 करोड़ का फाइन लगा दो, क्या ये वाजिब है, क्या ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से ये भी एक जो प्रिंसिपल है जिससे गवर्न होती है हमारी गवर्नमेंट। ये मैंने आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल दिया है, ठीक है। अब इसके बाद है डॉक्ट्रिन ऑफ गवर्नमेंट लायबिलिटी। हम कुछ चीजों में हमारी गवर्नमेंट को लायबल ठहराते हैं, जैसे कि हमें पता है कि कोई एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत ज्यादा दंगे होते हैं, बहुत ज्यादा रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो वो हमारे गवर्नमेंट की लायबिलिटी है कि वहां इंश्योर करे कि वहां पर प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन रहे, लोग आपस में मिलजुल के रहें, उनके बीच में ऐसी सिचुएशन ना अराइज हो कल को कि उनके बीच में लड़ाइयां हो। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो गवर्नमेंट लायबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। और प्रोपोर्शनैलिटी मतलब जितना हार्म उतनी ही पेनल्टी मिलेगी। सो यहां पे लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू। प्रोपोर्शनैलिटी क्या कहता है, पेनल्टी, इट सेज पेनल्टी imposed should be proportional to harm cost, ठीक है। कि कितनी पेनल्टी इंपोज करनी है वो किस पे डिपेंड करेगा कि कितनी इंजरी या कितना हार्म कॉज हुआ है। और गवर्नमेंट लायबिलिटी में क्या था, गवर्नमेंट लायबिलिटी का प्रिंसिपल कहता है इट इज
the responsibility of the government to maintain law and order situation. ठीक है, आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा कि क्या इस ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव ने हमें क्या किस तरह के प्रिंसिपल्स दिए हैं, और ये कहाँ का है एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, ये फ्रेंच यानी कि फ्रांस का है। तो ये भी याद रखना है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव कहाँ से रिलेटेड है, कौन सी कंट्री का प्रिंसिपल है, ठीक है। और इन तीनों प्रिंसिपल्स का ब्रॉडली नाम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आई होप एवरीवन इज क्लियर टिल हियर। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना बच्चों। चलो इसके बाद आगे चलते हैं, अदर प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। और कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के, तो सबसे पहला कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। जो गवर्नमेंट है उसके एक्शंस में, उसके काम में कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यानी कि किसी भी तरीके की कोई भी वो नहीं होनी चाहिए कि हम यूं कहें कि हम जान ही नहीं सकते, हम सो दैट देयर शुड बी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू द पीपल सो दे कैन अप्रोच द गवर्नमेंट एंड दे कैन क्वेश्चन देम कि आपका जो ये आपने डिसीजन लिया इसके पीछे रीजनिंग क्या थी। तो ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब हुआ, पीपल should be allowed to question decisions of गवर्नमेंट, कि वो हमारे जो सरकार है उसके एक्शंस को क्वेश्चन कर पाए, ये अलाउड होना चाहिए। ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का बहुत ही बेसिक अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल है। फिर है इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी का क्या सिंपल मतलब हुआ, दैट देयर शैल बी नो बायसनेस और नो डिस्क्रिमिनेशन, कि किसी भी तरीके की कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इम्पार्शियलिटी का, कि जब भी हमारी जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं कोई काम करेंगी वो इंश्योर करेंगी कि उनके एक्शन इम्पार्शियल ना हो। यानी कि अगर आपने कोई पार्क बनाया है, आपने कोई पब्लिक टॉयलेट्स बनाए हैं, दे शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल, कि उसमें कोई भी व्यक्ति उनको एक्सेस कर सकता है। उसमें आप क्राइटेरिया, चलो ये डिस्क्रिमिनेशन करना कि टॉयलेट फॉर मेल्स एंड टॉयलेट फॉर फीमेल्स ये अलाउड है, ये एक वैलिड क्लासिफिकेशन है, ये एक वैलिड डिस्क्रिमिनेशन है, दिस इज अलाउड, दिस इज परमिसिबल। बट ये कह देना कि इस जाति के लोग इसमें नहीं जाएंगे, इस पर्टिकुलर कास्ट के लोग यहाँ पर ये वो टॉयलेट यूज नहीं कर सकते, दिस शुड नॉट बी अलाउड, ठीक है। दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ आवर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। लीगैलिटी, लीगैलिटी का मतलब हुआ एवरी एक्शन ऑफ गवर्नमेंट शुड बी विद इन लिमिट्स ऑफ लॉ। जैसे हमने पढ़ा था मिनिस्ट्रियल एक्शन, कि कुछ जितनी भी हमारी गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनकी कुछ पावर बताई गई है, उनकी कुछ ड्यूटीज बताई गई हैं, किसी रूल बुक में डिफाइन की गई हैं, तो वो उसके बियॉन्ड जाके कुछ नहीं कर सकते। तो यही लीगैलिटी का मतलब ये है कि अगर वो उनकी पावर्स के बियॉन्ड जाके कुछ करेंगे तो उनके एक्शंस को क्या माना जाएगा, उनके एक्शंस को इलीगल एक्शंस माना जाएगा और उनको पनिशमेंट भी मिल सकती है। चलो ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी मतलब एक रैशनल पर्सन के पर्सपेक्टिव से आप सोचोगे, एक कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से आप किसी सिचुएशन का किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोगे, ठीक है। देयर शैल बी नो बायसनेस, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी मींस नो डिस्क्रिमिनेशन। तो ये कुछ हमारे अदर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के, यानी कि हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होंगे, चाहे वो लेजिस्लेटिव एक्शन है यानी कि कोई लॉ मेकिंग, कोई उन्होंने रूल रेगुलेशन बनाया है, क्या चाहे वो कोई क्वासी जुडिशियल एक्शन है,
चाहे वो सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, उन सभी एक्शंस में ये प्रिंसिपल जरूर फॉलो होने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी का, लीगैलिटी का, ऑब्जेक्टिविटी का और इम्पार्शियलिटी का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारे हर व्यक्ति की नॉलेज में भी होते हैं, क्योंकि हम जनरली कहते हैं ना कि ये लॉ बनाया है, ये कानून बनाया है, ये तो हमारे लिए सही नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये इन लोगों के अगेंस्ट है, ये इन लोगों के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो ऐसे लॉज नहीं बनने चाहिए। वही सेम प्रिंसिपल ट्रू है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के लिए भी, ठीक है। अब इसके बाद नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। चलो जी, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आ गया है रूल ऑफ लॉ पे, जो मैंने आपको स्टार मार्क कराया था कि रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ सबसे पहले क्या कहता है, एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, दैट देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कि कोई भी कानून बनाया गया है तो उसका फायदा, उसका जो बेनिफिट है वो सबको इक्वली मिलेगा, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। तो ये रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट दिया किसने था, मोंटेस्क्यू ने, डाइसी ने, बेंथम ने या जॉन स्मिथ ने। वेरी सिंपल, ये हमने पढ़ ही लिया था। इट इज गिवन बाय एवी डाइसी एंड ही बिलोंग टू इंग्लैंड। सो ही वाज और क्या कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने, रूल ऑफ लॉ का ही जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने मेंशन किया था। मोंटेस्क्यू ने क्या दिया था, मोंटेस्क्यू का हमने पढ़ा, मोंटेस्क्यू गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है। तो इस तरीके से जब कोई एक क्वेश्चन पढ़ो ना, तो उसमें जो बाकी के ऑप्शंस भी हैं उनसे रिलेटेड भी जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको जल्दी से मेमोराइज कर लिया करो, उससे क्विक रिविजन हो जाता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ, इनमें से कौन सा रूल ऑफ लॉ का फीचर नहीं है। अच्छा बच्चों, जब भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो ना, हमेशा जब क्वेश्चन में नॉट हो तो उसको सर्कल कर लो, ताकि जब आप ऑप्शंस पढ़ोगे तो आपको ये नॉट वर्ड ध्यान में रहेगा, क्योंकि एक नॉट वर्ड की गलती की वजह से आप अपना एक सही नंबर और 0.25 नेगेटिव मार्क लूज कर दोगे, ठीक है। चलो, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है या कौन सा रूल ऑफ लॉ का फीचर नहीं है, दैट ऑल द इंडिविजुअल्स आर इक्वल बिफोर लॉ, दिस इज ट्रू। ये तो सही है कि लॉ के सामने सभी लोग बराबर हैं। देयर विल बी सेम सेट ऑफ लॉज फॉर ऑल, ट्रू, कि जो चाहे हमारा इंडियन पिनल कोड है, चाहे हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, चाहे हमारा इंडियन एविडेंस लॉ एक्ट है, वो सभी के लिए एक समान है, ये भी सच है। आर्बिट्रेरी प्रिविलेजेस कैन बी गिवन टू पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल, दिस इज फॉल्स। क्या आप आर्बिट्रेरी प्रिविलेजेस दे सकते हो कि ये लोग इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हम इन्हें ये बेनिफिट देते हैं? नहीं, दिस इज नॉट परमिसिबल, वो रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल को वायलेट कर देगा। तो यहां पर अगला कह रहा है नो वन इज अबव लॉ, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है कि कानून से ऊपर तो कोई भी व्यक्ति नहीं है, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है या नॉट ट्रू है, दिस इज ऑप्शन सी। तो इस तरीके से आपको एलिमिनेट करके चीजों को, ऑप्शंस को आंसर करना है, ठीक है। चलो, डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ, एक और क्वेश्चन है रूल ऑफ लॉ पे, फाइंड्स इट्स रिफ्लेक्शन इन विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो मैं आपको स्टार मार्क कराया था मैंने, ये भूलना नहीं है। क्वेश्चन की फॉर्म में भी एक और बार मैंने एंटर कर दिया है यहाँ पे, ताकि आपको याद रहे। रूल ऑफ लॉ की रिफ्लेक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में? 12, 13, 14, 15। तो ये है हमारा आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी, ठीक है, या इसको हम राइट टू इक्वालिटी भी कहते हैं। तो रूल ऑफ लॉ की रिफ्लेक्शन आर्टिकल 14 है। सेपरेशन ऑफ पावर्स की रिफ्लेक्शन क्या है? आर्टिकल 50। ये दोनों आर्टिकल्स आपको याद करने हैं। रूल ऑफ लॉ का आर्टिकल 14, जैसे वो राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स का आर्टिकल 50 विच टॉक्स अबाउट सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब इसके बाद नाउ लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who gave us the concept of separation of powers? Separation of powers का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये तो मैंने आपके साथ ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है, बट जल्दी से इसके भी ऑप्शंस देख लेते हैं। मोंटेस्क्यू, सेविग्नी, हॉल एंड डाइसी, का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दैट इट वाज मोंटेस्क्यू who gave us the concept of separation of powers। चलो जी, इसके बाद आगे चलते हैं। Which of the following is a feature of separation of powers? अब इनमें से कौन सा फीचर है सेपरेशन ऑफ पावर्स का? पहला कहता है इंस्टीट्यूशनल और स्ट्रक्चरल सेपरेशन, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। कैसे कि अलग अलग ऑर्गन्स बना दिए, लेजिस्लेचर का अलग बना दिया, एग्जीक्यूटिव का अलग बना दिया और जुडिशरी का अलग बना दिया।
नॉन इंटरफेरेंस ऑफ ऑर्गन्स, ये भी हमने बात की कि दोनों जितने भी ऑर्गन्स हैं एक दूसरे की वर्किंग में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। नॉट यूजिंग पावर ऑफ अदर ऑर्गन्स, ये भी सही है कि जो लेजिस्लेचर है उसका काम है कानून बनाना, वो डिसीजन मेकिंग नहीं करेगा, वो किसी को फांसी पे नहीं लटकाने का डिसीजन दे सकते, वो काम किसका है, जुडिशरी का है। तो दोनों जो जितने भी ऑर्गन्स है, तीनों ऑर्गन्स है, एक दूसरे की वर्किंग में इंटरफेयर नहीं करेंगे। सो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑलराइट, वेरी इजी। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इफ इज, यहां पर इफ नहीं, यहां पर इज आएगा, इज एप्लीकेबल इन इंडिया। कौन सा प्रिंसिपल इंडिया में एप्लीकेबल है? रूल ऑफ लॉ एप्लीकेबल है, हाँ जी। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 अभी हमने पढ़ा। सेपरेशन ऑफ पावर्स एप्लीकेबल है, हाँ जी, आर्टिकल 50 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो बोथ ए एंड बी आर एप्लीकेबल इन इंडिया। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, इसमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है? नो बायस, बिल्कुल सही। जो मैंने आपको बताया था कि जो भी कोई जज है, जो भी कोई डिसीजन मेकिंग कर रहा है, उसके लिए दोनों पार्टीज एक समान होनी चाहिए, उसको कोई फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए किसी पार्टी की तरफ, उसको कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए, उसका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए दोनों पार्टी से, ठीक है। तो उसके बाद रूल ऑफ फेयर हियरिंग। फेयर हियरिंग क्या कहता है? नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन केस। अब मैं ही गलती करने वाला हूं, मैं ही डिसाइड करने वाला हूं, तो क्या ये सही है? नहीं, उससे फेयर हियरिंग नहीं होगी। तो ये भी प्रिंसिपल है। इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ये भी प्रिंसिपल है, इसमें तो हमने मैक्सिम भी पढ़ा है। ऑडी आल्तरम पार्थम। सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये जो तीनों ही चीजें हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का हिस्सा हैं कि बायसनेस नहीं होगी, फेयर हियरिंग होगी और इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड हर व्यक्ति को दी जाएगी। चलो जी, इसके बाद आगे चलते हैं। What is the meaning of maxim ऑडी अल्ट्रम पार्टम? ये तो आज मैं आपको बोल बोल के याद ही करा दूंगी, भूलोगे नहीं बिल्कुल भी, पेपर में अच्छे से याद रहेगा। ऑडी अल्ट्रम पार्टम का मतलब क्या है? फेयर हियरिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, नो बायसनेस, और डी नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा बी। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। What is a ministerial action? ये भी मैंने स्टार मार्क कराया था आपको टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में, जल्दी से पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन कहता है वेयर द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हैव डिस्क्रिशन व्हाइल मेकिंग डिसीजंस, यानी कि उनके पास चॉइस है जब वो कोई चीज एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। वेयर द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैव लिमिटेड डिस्क्रिशन, यानी कि थोड़ी सी मर्जी है, पूरी चॉइस नहीं है, थोड़ी सी डिस्क्रिशन कर सकते हैं while making decisions. Administrative authorities have no discretion while making decisions. So C is the right answer. मिनिस्ट्रियल एक्शन में जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उनके पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है। डिस्क्रिशन मतलब उनके पास कोई चॉइस नहीं है एक्शंस में, उनको कंप्लीटली जो रूल बुक है उसको फॉलो करके ही काम करने पड़ेंगे, उसके बियॉन्ड जाके वो एक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये स्टार मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। चलो, व्हाट इज द वेलफेयर स्टेट? वेलफेयर स्टेट क्या होता है? सबसे पहली चीज तो वेलफेयर स्टेट इज द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पर्पस ही यही है टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब वेलफेयर होता क्या है? वेलफेयर स्टेट होता क्या है? वेयर द स्टेट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टर ऑफ इंटरेस्ट्स, ठीक है, जहां पे जो स्टेट है, स्टेट मतलब हमारी गवर्नमेंट जो है लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने वाले का काम करेगी। Where the state acts as a caretaker of interest of individual, जहां पे वो उनका टेक केयर करेगी। C both A and B, C is the right answer, क्योंकि ये हमने पढ़ा था पैटर्नलिज्म एंड मैटर्नलिज्म। ये किससे रिलेटेड है? ये पैटर्नलिज्म से रिलेटेड है। और ये किससे रिलेटेड है? ये मैटर्नलिज्म से रिलेटेड है। तो जो भी हमारी गवर्नमेंट जो हमारी गवर्नमेंट है उसके ये ड्यूअल फंक्शन होते हैं, मैटर्नलिज्म का भी और पैटर्नलिज्म का, प्रोटेक्शन का भी और टेकिंग केयर ऑल्सो। सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ छोटा सा बट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसका अगर मैं ये कहूं आपको कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ड्रॉ इट एडमिनिस्ट्रेटिव, ये जो 4 टॉपिक्स है ना, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। और इसमें जो लीगल मैक्सिम हमने पढ़ी ऑडी अल्ट्रम पार्थम,
ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं ये चीज़ों को। आई होप सबको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में और आपके डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेट करके आपको ये समझाया है। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ लेना। सो दैट इज ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अगली क्लास में हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जो है आपका ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, क्योंकि ये भी आप सबके लिए एक नया टॉपिक है। तो अगर आपके पास थोड़ा बैक ऑफ द माइंड में थोड़ा आइडिया होगा एडीआर क्या होता है, सो इट विल बी वेरी इजी एंड कन्वीनियंट फॉर यू, ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड। सो दैट इज ऑल अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ and all about today's class. Thank you everyone. I hope you all enjoyed today's class. See you in the next class. Thank you. I hope you all have an amazing day ahead. Thank you.